नमस्कार। हेलो बच्चों, मैं हूं एनपी नकरिया। आप सभी का विजिंग क्लासेस के अंदर ऑनलाइन चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जो अपन वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का, या चाहे वो संकुल यौगिक हो, या जैसे कि आपको अभी इस समीकरण का दिख रहा है कि समीकरण के अंदर कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है या कौन सा पदार्थ अपचित हो रहा है, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका एक ही है। अगर हमको पता लग जाए कि उसकी ऑक्सीजन संख्या घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है ना, तो उस पर पता लगा सकते हैं कि आगे वाला पदार्थ या परमाणु ऑक्सीकृत हो रहा है या अपचित हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को ट्रिक को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देर से करते हुए एक शानदार तरीके के साथ में। तो चलिए, जैसा कि सबसे पहले अगर आपको, जैसा कि बोर्ड पे ऊपर शो हो रहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन संख्या का ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको कुछ नियम जो बताऊंगा वो नियम को भी याद रखना पड़ेगा, और किसकी ऑक्सीजन संख्या जो फिक्स होती है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि हम किसी भी संकुल यौगिक का या किसी भी लिगेंड का या किसी भी धातु का अपना ऑक्सीजन संख्या निकालनी है तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे कि ग्रुप जो फर्स्ट है जिसको अपन कहते हैं आवर्त सारणी का वर्ग संख्या फर्स्ट, जिसमें कौन आते हैं, जिसमें सब के सब धातु आते हैं, उसको अपन कहते हैं एल्कलाई मेटल, क्षारीय धातु। इनकी ऑक्सीजन अवस्था, इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था OH है वो हमेशा, ध्यान रखो मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा इनकी +1 होती है, हमेशा +1 होती है। इनका कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, मतलब इनका कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 1 के अंदर कौन कौन से धातु आते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिशियम, सीजियम और Fr फ्रांसियम, ठीक ना। इसकी आपको ट्रिक भी शायद पता होगी, हल्ला की रफ से फरियाद, जिसमें आपको हाइड्रोजन को छोड़ना है। हाइड्रोजन को इसलिए छोड़ना है क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था होती है, कभी कभी तो +1 होती है और कभी कभी -1 होती है। -1 कब होगी, अगर वो हाइड्रोजन आपके किसी धातु के साथ में बंध ना रहा है, जिसको बोलेंगे मेटल हाइड्राइड, ठीक ना। अगर हाइड्रोजन के मेटल हाइड्राइड के साथ बंधना है तो उसके साथ में उसकी ऑक्सीजन +1 की जगह -1 हो जाती है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देखिए। नेक्स्ट जो है आपका, अगर ग्रुप 2 है, अगर ग्रुप 2 की बात कीजिए, आवश्यक जो वर्ग नंबर 2 है उसके अंदर जो तत्व आते हैं उनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं उसके अंदर, जिसको कहते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है OH, वो हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा, कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा 2 होती है, इसमें भी कोई अपवाद नहीं है। अब देखिए इसके अंदर जो आपको तत्व है वो आपको कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए, जैसे कि Be, Mg, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये वाला तत्व। इन सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्या आपकी कितनी होती है, हमेशा 2 होगी, बिना किसी को अपवाद के, ठीक है ना। चलो आगे हम देखते हैं। एक आता है आपका वर्ग नंबर जो 17 है, उसका एक तत्व है F। उस F की हमेशा आपकी ऑक्सीजन संख्या, हमेशा ऑक्सीजन संख्या आपकी -1 होगी, हमेशा, इसका भी कोई भी अपवाद नहीं है, ध्यान रखना। अब आप सोचे होंगे कि सर वर्ग 17 में तो सभी तत्व जो हरे तत्व आते हैं, वर्ग 17 को अपन कौन सा ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन, जिसको कहते हैं X ग्रुप। इन सभी के -1 होती है, ठीक ना। लेकिन आपको पता है F की हमेशा होगी, लेकिन Cl वगैरह है, ब्रोमो वगैरह है, इनकी ऑक्सीजन क्या कभी कभी किसी किसी यौगिक के अंदर चेंज हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक ना। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या हम अधिकतर मोस्टली कितनी होती है, मोस्टली आपकी होगी +1,
मोस्टली आपकी होती है प्लस की 1। लेकिन कभी कभी की रियल केस में, जैसे कि आपका अगर अपवाद बड़ा आपका है मेटल हाइड्राइड, क्या है अपवाद है आपका मेटल हाइड्राइड, ठीक ना, उसके साथ में उसके ऑप्शन क्या हाइड्रोजन के अंदर उसकी वहाँ पर हो जाएगी -1 हो जाएगी। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या जो होती है वो बड़ा मोस्टली होती है आपके -2 होती है। मोस्टली कितनी होती है -2। लेकिन आपके कुछ इसके लिए एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे कि आपका अगर H2O2 आ जाए, जिसको बोलते हैं पराऑक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा पराऑक्साइड, या आपका आ जाए F2 आ जाए, तो इसके अंदर इसकी ऑक्सीजन क्या -1 हो जाएगी। हमेशा 2 नहीं होती है, कभी किसी किसी यौगिक में इसके 2 अपवाद है, इनके अंदर इसकी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्लोरीन आ जाए, जैसे कि मैंने बोला है कि आपका जो F है वो आपके 17 वर्ग का है, तो F के अंदर पे क्लोरीन भी 17 वर्ग का आ रहा है, लेकिन F की तो हमेशा -1 होती है। उसी प्रकार आपको बताएं कि सर क्लोरीन की भी मोस्टली आपके -1 ही होगी, -1 ही होगी। लेकिन अगर ये क्लोरीन आपका O के साथ में या F के साथ में, ये अगर कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड विथ O एंड F, अगर ये क्लोरीन जो है या तो ऑक्सीजन के साथ में या आपके फ्लोरीन के साथ में अगर आपका कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या इसकी -1 न होकर, इसकी ऑक्सीजन संख्या आपकी -1 न होकर कुछ चेंज हो जाती है। वो आपको बताऊंगा आगे कैसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका ये बेसिक है, इसी का हम यूज आगे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो अब देखिए मैं आपके लिए कुछ रूल बता रहा हूँ, इस ऑक्सीजन के ज्ञात करने के कुछ रूल भी होते हैं, जिसके अंदर पहला रूल आपका कौन सा होगा, देखिए आपका रूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। रूल फर्स्ट में आपको देखना है, कोई भी तत्व अगर वो अपनी मूल अवस्था में उसी तत्व के समान या उसी तत्व के साथ अपना यौगिक बनाता है या अणु बनाता है, तो उसकी ऑक्सीजन की हमेशा कहती होती है शून्य होती है। कैसे होती है? शून्य होती है। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन अपने ही तत्व के साथ बनाता है तो ये बन जाएगा O2। क्या बन जाएगा? O2। ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि आपको पता होता है अगर क्लोरीन है, वैसे क्लोरीन के एक्चुअल में इसकी मूल अवस्था में इसकी कितनी होती है? -1 होती है। लेकिन क्लोरीन अगर क्लोरीन के साथ बनाता है तो ये बन जाएगा Cl2 बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि आपका सल्फर है, तो सल्फर की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है अकेले में। लेकिन ये अपने से ही परमाणु के साथ अगर बंध बना रहा है, जैसे कि ये R के साथ बनाएगा तो ये S बन जाएगा। या एक आपका परमाणु है जिनॉन, इन सब की ऑक्सीजन संख्या जो होती है OS, वो हमेशा क्या होगी? हमेशा 0 होगी। यह आपका रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट क्या है? यदि कोई तत्व अपने परमाणु के साथ में ही बंध बना रहा है, यदि कोई तत्व अपने परमाणु के साथ में ही बंध बना रहा है तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा बोला है, मान लो कोई कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी आपके परमाणु होते हैं, चाहे परमाणु 2 हो, 3 हो, 4 हो, मान लो कोई कंपाउंड है, यौगिक है, उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणु की अगर ऑक्सीजन अवस्था को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उसकी सभी ऑक्सीजन संख्याओं की वैल्यू के बराबर आएगी। नहीं समझे आप? मतलब आपको समझा रहा हो कि कोई भी यौगिक है जिसमें जितने परमाणु आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है। अब ये एक यौगिक है जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है इसमें 2 परमाणु दिख रहे हैं, एक तो आपको दिख रहा है सोडियम, एक दिख रहा है आपको क्लोरीन। तो मैंने बोला है कि किसी यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उन परमाणु की ऑक्सीजन संख्या अगर को ऐड कर दिया जाए तो वो उसके ऊपर आवेश के बराबर होगी। अब आपको पता है इसके ऊपर आवेश कितना दिख रहा है आपको? इसके ऊपर ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है। इसका मतलब कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 0। तो अब इसके 0 कैसे आया? अब ये यौगिक है वो कैसा उदासीन है या इसके ऊपर आवेश शून्य है, तो ये कैसे आता है? मैंने बोला है इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +1 होती है। इसकी कितनी होती है? -1 होती है। इनका दोनों का क्या करना है? सम करना है। तो देखो +1 प्लस -1 कर दो, कितना आएगा? प्लस से माइनस कर देगा तो आपका यौगिक का ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी 0।
समझेंगे ना। तो दूसरा रूल आपका ये कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके परमाणु की ऑक्सीजन संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू आती है वह उसके ऊपर आवेश के बराबर हमेशा होगी। और उसके ऊपर आवेश कितना है, 0 है, तो देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 0 आई है। ये भी समझ के आगे, ठीक है ना। चलो अब आपका तीसरा रूल पढ़ते हैं। चलो तीसरा रूल पढ़ने से पहले इसमें एक रूल 2 के अंदर एक है, ये मैंने एक बात की आपके यौगिक की। अगर इसी प्रकार अगर आयन की बात कर रहे हैं, किसी आयन के ऊपर जितना आवेश होगा, जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, कुछ आयन दे रखा है Cr2O7 -2 दे रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको जो आपका क्रोमियम दिख रहा है, अगर इसकी आपको ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है तो उसका तरीका क्या होगा। अब आपको देखना है इसमें क्रोमियम कितने 2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन कितने दिख रहे 7 दिख रहे हैं, और इस पूरे यौगिक के ऊपर आवेश कितना दिख रहा है आपका -2, ठीक है ना। अब इसका चेक करना है कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। तो क्रोमियम की आपको माननी x, लेकिन क्रोमियम के कितने हैं परमाणु 2, इसलिए हमने मानी 2x, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है, यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उन सभी की ऑक्सीजन संख्या को आपको योग करना है, ठीक है। तो 2x प्लस, अब आपको होता है ऑक्सीजन कितनी होती है -2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु कितने आपको 7, तो इसके 7 को मल्टीप्लाई कर लो। अब इस संकुल के ऊपर जो आपका आवेश दिख रहा है वो आवेश आपको बराबर में यहाँ पर -2 रखना है। हमेशा याद रखना, इसके ऊपर जितना भी चार्ज होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसको हमेशा बराबर के आपको लेफ्ट साइड में रखना है। चलो इसको काउंट करते हैं। तो 2x का 2x आ गया, ये 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया था -14 आ गया, और 14 प्लस माइनस ये 14 आ गया इजिकल टू -2। अब आपको पता है 2x का 2x इजिकल टू -2 इधर है, ये -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। अब ये वैल्यू होगी आपकी x बराबर आपको ज्ञात करना है, तो 14 में से 2 गए तो आपके 12 आ गए। अब ये 2 आइएगा इसके नीचे, मल्टीप्लाई किया तो कितने आएगा 6। तो आपकी जो क्रोमियम की वैल्यू आई है, क्रोमियम की उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई है 6 आई है, ओके। चलो एक एग्जाम्पल अपन और शो करते हैं ताकि आपका थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे कि आपने सामने एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ मैं, ये Na3PO3, ये आपको दे रहा है ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई सोडियम फॉस्फाइड। इसमें अगर आपको अगर बोल दिया जाए कि इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि सर फॉस्फोरस की अगर आपको ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। अब आपको पता है कि इसमें जो सोडियम है इसकी होती है, हमको पता है हमेशा +1 होती है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेटल है, ठीक है ना। P की आपको निकालनी है, X मान ली, O की हमको पता है कितनी होती है -2 होती है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो Na की आपको पता है कितनी प्लस होती है, लेकिन Na के आपको परमाणु कितने दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं, इसलिए इसको कर लेंगे 1 +1 होती है और इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, ठीक है ना। अब आपको फॉस्फोरस की निकालनी है प्लस, फॉस्फोरस की पता नहीं इसलिए x लगा ली। अब आपको x लगाने क्योंकि इसमें फॉस्फोरस आपको 1 दिख रहा है। O की कितनी होती है, O की होती है -2, लेकिन ऑक्सीजन के बड़ा एटम कितने हैं 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर लगाना 0, क्योंकि इसकी में ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसको काउंट करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 3 का 3 आ गया, प्लस x आ गया, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6 बराबर 6। अब यहाँ पर ये x का x, ठीक है ना। अब -6 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आपके निकल के सामने आएगी x यहाँ पर +3। तो इस प्रकार से फॉस्फोरस का ऑक्सीजन कितना हुआ +3 हो गया। आशा रखता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलो हम अगला रूल 3 पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आपका रूल 3 क्या कह रहा है। जैसे मान लो आपके सामने को कंपाउंड दे रहा है, उस कंपाउंड में आपको पता है धातु भी होता है और धातु के साथ में कुछ आपका माइनस वाला परमाणु भी होता है। तो माइनस वाले परमाणु को अपन बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक ना। अब आपको देखना है अगर उस कंपाउंड में जो परमाणु है, अगर परमाणु आपका अधिक विद्युत ऋणी है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उसकी OH संख्या जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको देखने कंपाउंड में जो आपका नेगेटिव वाला एलिमेंट है, अगर उसकी विद्युतता अगर कम है तो उसकी OH संख्या मतलब ऑक्सीजन संख्या हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब आपके सामने कंपेरिजन ये होगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते कौन कौन से। जैसे आपको पता है कि पूरी आवर्त सारणी जो होती है, उस आवर्त सारणी में सबसे जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा होता है, आपका F होता है, ठीक है ना। F से आपका कम कौन होगा, F से आपका देखो F सबसे अधिक होता है, उससे कम आपका ऑक्सीजन होगा,
ठीक है, उससे कम आपका नाइट्रोजन होगा। या आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक कौन होता है आपका F होता है, उससे कम कौन होता है आपका O होता है, उससे कम कौन होता है आपका N होता है, उससे कम कौन होता है Cl होता है, उससे कम कौन होता है Br होता है, और सबसे कम कौन होता है I होता है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक विद्युतता किसकी है, सबसे मैक्सिमम तो है आपकी F की, ये हुई मैक्सिमम। सबसे मिनिमम किसकी हुई, आयोडाइड की। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर कंपाउंड में आपका F है, कंपाउंड में किसके साथ में अगर F जुड़ा हुआ है, अब आपको पता है F जिसकी विद्युतता क्या सबसे अधिक है, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या किस में आएगी, माइनस में आती। अब हमको पता है कि इसकी ऑक्सीजन संख्या से हमेशा हमको पता है इसकी ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी होती है, माइनस में होती है। आगे ना समझ में। अब आपको पता है अगर आपका तत्व Br हो, अगर I हो, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या, क्योंकि ये कम विद्युतता वाले है, तो उसकी संख्या किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो उसमें आपको पॉजिटिव में आ सकती है। चलो तो अपन कुछ एक्सप्लेन करके देखते हैं, अगर एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है NaH, जिसको मैंने बोला था ना, आपका अपवाद बोला था कि ये मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड है, क्योंकि आपको पता है इसमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल के सामने बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, मेटल के सामने बॉन्ड बना रहा है। अब आपको पता है कि इसके अंदर हमको हाइड्रोजन की वैलेंसी ज्ञात करनी है। ऐसे हमको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है एक्चुअल में कितनी, मोस्टली आपके +1 होती है, मोस्टली कितनी होती है, +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्रोजन के साथ में कितनी हो जाएगी, -1। कैसे, चलिए देखते हो। तो आपको पता है कि सोडियम जो है, इसमें आपको पता है सोडियम की हमको पता है कितनी होती है, +1 होती है, और हाइड्रोजन की हमको निकालनी, तो ये x मान लें, कितने मान लिए अपन, x मान लो, ये लो x। चलो इसको निकालते हैं। तो देखो इसकी हमने मान ली सोडियम की +1 होती है, ये +1 प्लस इसकी हमको पता नहीं है, तो हमने x मान ली। अभी x बराबर कितना आएगा, इधर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। आगे समझ। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक अपवाद होता है जिसकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा कभी भी +1 नहीं हो जाएगी। मेटल हाइड्राइड के साथ में इसकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा -1 गिनी जाएगी, ये होती भी है। ठीक है। अपन दूसरा कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिसका हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका मैंने एग्जाम्पल और बताया था, अगर आपके सामने एग्जाम्पल है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो देखो उसकी ऑक्सीजन क्या क्या होगी, इसमें आपको निकालनी है हाइड्रोजन परऑक्साइड के। आपको पता है, मैंने आपको बताया O की ऑक्सीजन क्या होती है एक्चुअल में कितनी है। अगर आपको इसमें बोला है कि सर इसमें O की निकालनी है, कितनी निकालनी है, O की। अब हमको पता है O की एक्चुअल में होती कितनी है, -2 होती है। चलो निकाल के देखते हैं एक बार। देखो H2O2 के अंदर H की कितनी हो जाएगी, आपकी +1 हो जाएगी। H की +1 होती है, H के एटम कितने, 2 है। तो देखो H की आपकी +1 होती है, लेकिन H के एटम कितने, 2 है। ओके, प्लस का प्लस। अब ऑक्सीजन की आपको पता नहीं है, निकालनी है, तो इसको x मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितना, 2, इसलिए 2x मान लिया। ओके, बराबर में यहाँ 0 किया, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना, चार्ज कितना, 0 है। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 2 से हुआ, 2 को मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 2 हो गया, प्लस 2 का x का 2x बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब अगर मेरा 2x इधर लूँ और इधर आ जाए तो -2 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मुझे x निकालना है, तो x आ जाएगा -2। अब ये 2 हो जाएगा नीचे, काट दिया, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी है, -1 होती है। अब हमको पता है ऑक्सीजन की होती कितनी, -2 होती है। हमको पता है ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन देखो एक्चुअल में आई कितनी है, -1, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीजन के अपवाद है। हमको पता है कि ऑक्सीजन जो कि आपका हाइड्रोजन वर्ग है ना, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन वर्ग के जस्ट पीछे होता है 16 वर्ग, उनकी सबकी -2 होती है, उसकी सबकी -2 होती है। लेकिन ऑक्सीजन आपका पराऑक्सीजन के साथ में या आपका F2O के सामने अगर बंद बना रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन क्या -1 हो जाएगी। कैसे आई आपने देख ली। चलो अपन F2 वाला भी देख लेते हैं। अगर F2O में देखते हैं, F2O, तो देखो F2O में क्या होगी। अब हमको पता है F2O के अंदर हमको फाइंड करनी O की, किसकी फाइंड करनी है, O की फाइंड करनी है। ठीक है। हमको पता है F की तो हमेशा -1 होती है, कितनी होती है, F की हमेशा -1 होती है। चलो इसके परमाणु कितने दिख रहे हैं, 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस O की फाइंड करनी है, इसलिए O को माने X, क्योंकि इसका आइटम एक ही है। बराबर रखता हूँ मैं 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। ठीक है। चलो 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया, तो ये हो गया -2 हो गया, प्लस का प्लस, x का x और 0 का 0। अब हमको पता है x मुझे निकालना है, तो ये -2 इधर जाएगा तो +2 में हो जाएगा। तो देखो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई है, O की +2 आ गई है। होती -2 है, यहाँ पर -1 आए, यहाँ पर +2 नहीं है, इसलिए मैंने उस
आपके जिसमें मैंने है ना, क्योंकि आपको होता है ऑक्सीजन संख्या आपकी पराऑक्सीजन में और F2 में अलग अलग आपको दिख जाएगी। एक एग्जाम्पल आप एक और करते हैं, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल और है ClO। इसमें आपको ऑक्सीजन क्या अगर निकालने का बोल दिया जाए, इसमें आपको ऑक्सीजन क्या आपको निकालने का बोल दिया जाए क्लोरीन की, किसकी निकालने का बोल दिया जाए, अगर क्लोरीन की निकालने का बोल दिया जाए तो देखिए इसके हमको माननी X, ओके कितनी होती है आपको पता -2 होती है। चलो देखते हैं, तो देखो इसकी माननी है तो अपने X मान ली प्लस ओके की होती है -2 होती है, तो ये अपना फाइंड निकला -2। टोटल के ऊपर चार्ज कितना है 0, तो अपन 0 के बराबर रख लेते, ठीक है। अब ये X का X प्लस माइनस -2 हो गया इजिकल टू 0 का 0 0। अब मुझे X चाहिए, ये -2 जाएगा तो ये +2 में चल जाएगा। इस प्रकार से Cl की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ मैं, चलिए देखें। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ संकुल यौगिक वाले हैं, मतलब कुछ जो परमाणु वाले यौगिक होते हैं उसके सामने इसके ऑक्सीजन के आवन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिए इसमें आपको क्रोमियम की निकालनी X, इसमें आपको क्रोमियम की आपको फाइंड करनी X। ध्यान रखना इस पूरे संकुल यौगिक के ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है, +3 दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके निकालते हैं, तो इसके निकालते क्रोमियम की आपको माननी X, तो ये X मान लिया, ठीक है। प्लस अब आपको होता है H2O के देखना, H2 को जिसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं एक्वा। इसकी जो ऑक्सीजन क्या होती है वो हमेशा 0 होती है, कितनी होती है 0। तो अपन इसकी ऑक्सीजन क्या होती है 0, तो ये 0 लिख लिया। कितने अणु हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बराबर। अब कुछ भी इसमें नहीं है, अब बचा 3+। तो मैंने बोला था आपके यौगिक के ऊपर जितना चार्ज होता है वो हम बराबर में उसी तरफ रखते हैं, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, X का X प्लस का प्लस 6 × 0 0 हो गया और बराबर का 3, तो वैल्यू कितनी आई X बराबर +3 वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्रोमियम के आपके ऑक्सीजन क्या कितनी आ गई, +3 आ गई, ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि आपको कोबाल्ट दिख रहा है, ठीक है ना, आपके इसमें आपको अमोनिया दिख रहा है जिसके 5 एटम है, और एक आपको दिख रहा है कार्बोनेट CO3, और ब्रैकेट के बाहर आपका दिख रहा है ब्रोमीन। अब आपको पता है कि ब्रोमाइड जो होता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब आपको पता है जब अगर मैं इस संकुल यौगिक को तोड़ना चाहूँ, चूँकि ये संकुल यौगिक है, तो संकुल यौगिक हमेशा अपने अलग अलग आयनों में बढ़ता नहीं है, ये हमेशा अनायनित होता है। क्या होता है, अनायनित। मतलब बड़ा ये यहाँ से टूटेगा, मैं तोड़ना चाहूँ तो यहाँ से टूटेगा, और टूटेगा तो देखो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ये CO एमीन का एमीन 5 इधर आ जाएंगे, ये कार्बोनेट बंद हो जाएगा। अभी टूट गया तो हमको पता है टूट गया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -1 टूटा हुआ है तो अलग हो जाएगा, इसके ऊपर +1 लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी यौगिक टूटता है तो उसको -1 लगता है और अलग हो जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से ये जो आपको ऑक्सीजन क्या आपको दिख रही है कोबाल्ट धातु आयन, इसकी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी आपको फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसकी फाइंड करनी है तो इसलिए इसके आवेश जो उसके बराबर रखना पड़ेगा। तो इसकी फाइंड करनी है तो X का X आ गया प्लस एमीन, जिस प्रकार से मैंने बोला एक्वा का 0 होता है ऑक्सीजन संख्या, उसी प्रकार एमीन की भी 0 होती है। या आप चाहे तो कॉपी नोट डाउन कर लो, ऑक्सीजन की कितनी 0 होती है, तो ये 0 लिख ली। कितने आइटम में 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कार्बोनेट की कितनी होती है, -2 होती है, तो ये प्लस में लिख लिया यहाँ पर और -2 आ जाएगा, और ये प्लस का चार्ज हुआ मैंने इसके बराबर यहाँ रख लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड में रख दिया। अब आपको कैलकुलेट करो, देखो X का X आ गया प्लस का प्लस 5 का × 0 0 आ गया, प्लस -2, तो ये -2 कर लो बराबर +1 हो गया। अब X इधर ले लेंगे तो ये देखो 1 तो इधर है, ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो X बराबर कितना हो गया, X हो गया +3 आ गया। इस प्रकार कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन क्या वो कितनी आ गई, +3 आ गई है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए आपके सामने कुछ एनायन दिख रहे हैं जिसकी ऑक्सीजन क्या फिक्स होती है। यह आपको हमेशा याद रखनी है, और याद इसलिए रखनी है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन क्या हमेशा फिक्स होती है। इसी की यूज करके आप किसी भी संकुल यौगिक का आप आराम से इजीली से ऑक्सीजन क्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो एनायन सबसे पहले समझते हैं, इसमें एक एनायन वर्ड आया है, तो एनायन एक्चुअली में होते क्या है। तो देखो एनायन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एनोड, क्या होता है, एन का मतलब होता है एनोड। तो एनोड की तरफ जाने वाले आयन
एनोड की तरफ जाने वाले आयन, ऐसे आयन जो किसकी तरफ जा रहे हो, एनोड की तरफ, उसको अपन कहते हैं एनायन। अब उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, हमको पता है एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस। तो प्लस की तरफ जाने वाला आयन कौन सा हो गया, हमेशा माइनस होने वाला है। तो इसलिए जितने भी आयन आपको दिख रहे वो सब कैसे चार्ज वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एनोड की तरफ जाने वाला आयन एनायन हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अपन देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। तो हाइपोक्लोराइड जिसकी यहाँ पर जो जितनी भी सीरीज दिख रही है, इन सबकी ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, माइनस का होती है। अब इसमें हाइपोक्लोराइड दिखा है, तो हाइपोक्लोराइड का जो ऑक्सीजन क्या होती है वो आपकी होती है -1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ClO-। ठीक है। आपका अगला है क्लोराइड। तो क्लोराइड की ऑक्सीजन क्या होती है, जो होती है ClO2-। ठीक है। अगर आपका है क्लोराइड तो क्लोराइड की होगी ClO3-। अगर आपका पर क्लोराइड है तो इसकी ऑक्सीजन क्या होती है, ClO4-। देखिए आपको देखा इन सभी के ऊपर चार्ज कौन सा दिख रहा है, -1 दिख रहा है। तो इसकी सबकी ऑक्सीजन क्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला आपका नाइट्राइट। तो नाइट्राइट के अंदर आपको देखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है NO2- होता है, और नाइट्रेट की ऑक्सीजन क्या होती है, NO3-। ठीक है। उसी प्रकार अगला है आपका हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-। इसके ऊपर चार्ज माइनस है तो इसकी ऑक्सीजन क्या -1 हो जाएगी। अगला आपका बाइकार्बोनेट है तो इसकी ऑक्सीजन क्या होती है, HCO3-। अगला आपका परमैंगनेट है तो परमैंगनेट जो होता है वो होता है MnO4-। अगला आपका साइनाइड है तो साइनाइड हो जाएगा Cn-। ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। Cn- होता है। और इसका एक उल्टा भी होता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोसाइनाइड। इसमें होता है ये N आपका आगे होगा, C पीछे होगा। अब इसमें क्या होता है, ये एक द्विध्रुव लिगेंड है। द्विध्रुव लिगेंड का मतलब होता है इसमें दोनों परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्मदान करेंगे और धातु के सामने बंध बनाएंगे। जो बंध बनाते हैं उसको कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है ना, उपसहयोजी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहेंगे। अब आपको पता है इसमें कार्बन अगर बॉन्ड बना रहा है तो आगे आपका साइनाइड आएगा। अगर आपका बंध बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है, तो आपका नाम आ जाएगा आइसोसाइनाइड। अगला होता है थायोसाइनेटो, जिसका सूत्र होता है SCN। ये भी एक कैसा है, ये भी आपका द्विध्रुव लिगेंड है। ठीक है। चलो अब आपके यहाँ पर जो आपको आयन दिख रहे हैं जिसके ऑक्सीजन क्या कहते हैं, -2 होती है, जिसमें पहला है आपका सल्फाइड, जिससे आपका सल्फेट है। तो सल्फाइड जो होता है वो आपका होता है SO3-2। -2 को अपन ऐसे लिख देंगे, ऐसे। अगला आपका सल्फेट है तो सल्फेट आपका हो जाएगा SO4-2। कार्बोनेट जो को अभी हमने यूज किया था CO3-2। अगला आपका परऑक्साइड है तो परऑक्साइड का आपका हो जाएगा O2। देखो आपको मैंने बताया था O2 इसका तो होता है 0, क्योंकि आपको होता है ऑक्सीजन अपने अगर तत्व के साथ में अगर बंध ना रहा है तो इसका हो जाएगा 0। लेकिन इसके परऑक्साइड है क्योंकि अगर H2O2 में है तो इसका ऑक्सीजन से हो जाएगा -2 हो जाएगी। ठीक है। अगला है आपका क्रोमेट है तो इसका हो जाएगा CrO4-2। अगला आपका डाइक्रोमेट है तो इसका हो जाएगा Cr2O7-2-। ठीक है। अब आपका लास्ट है जिसकी ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, -3 होती है। इसमें आपका फॉस्फेट है तो वो आपका होता है PO4-3। ठीक ना। अब चलो, तो इतने आपके सारे एनायन हैं वो आपके बार आपके किसी संकुल यौगिक में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका आपको फ़ायदा लेना है और बहुत सारे यौगिक नाम लिखने हैं। तो चलो मैं इसका हेल्प लेके कुछ आपको यौगिक को नाम लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है। चलो सिखाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें कुछ ग्रुप है और भी है। जैसे ग्रुप आपका वर्ग नंबर जो 17 है, वर्ग नंबर जो 17 है, जो कि जस्ट आवर्त सारणी में आपकी पीरियोडिक टेबल में जो अक्रिय तत्व है जिसको अपन कहते हैं नोबल एलिमेंट कहते हैं, उसके जस्ट पहले आता है। ठीक है ना, 17 नंबर। तो इसकी ऑक्सीजन क्या कितनी होगी, इसकी ऑक्सीजन क्या हमेशा -1 होती है। हमेशा नहीं बोल सकते लेकिन एक्चुअल में हम -1 लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें तत्व के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपके आते हैं 17 के अंदर जो आपके जैसे कि हैलोजन तत्व आते हैं, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। इन सबके ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, -1 होती है। इसके ऊपर चार्ज होता है -1। फिर मैंने आपको बताया था इसमें F का कोई भी अपवाद नहीं है। इसकी ऑक्सीजन का हमेशा क्या होगी, -1 होगी, लेकिन इनका अपवाद आपको मिल सकता है। ठीक है। उसी प्रकार आपका जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर जो 16 है, इसकी ऑक्सीजन क्या हमेशा -2 होती है।
कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है ना। इसको अपन इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका ऑक्सीजन आता है, ये, ठीक है ना। इनकी सबकी कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है ना। ये भी आपको देखना है। ग्रुप जो 17 है इसको अपन कौन सा ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, चैल्कोजन ग्रुप, क्या कहेंगे, चैल्कोजन। उसी प्रकार एक आपका जो ग्रुप है अगला 15वां ग्रुप है, इसकी जो वैलेंस होती है वो होती है -3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें आपका लेना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, पहले एंटीमनी आएगा उसके बाद में बिस्मिथ आएगा। ये सब लाइन की लाइन है, इन सब की ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, -3 होगी, ठीक है ना। तो चलो अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको दे दिया जाए कॉपर सल्फेट। अब आपको बोला इस कॉपर सल्फेट में आपको कॉपर की निकालनी, किसकी निकालनी, कॉपर की आपको फाइंड करनी है। तो इसके 2 तरीके, जैसे कि एक तरीका तो मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको दूसरा तरीका, अगर आपको 1 सेकंड में अगर आपको निकालना है तो देखो उसका तरीका क्या है। अगर मैं आपको बताया यौगिक में हमेशा 2 आयन होते हैं, एक तो आपका कैटायन होगा, एक आपका एनायन होगा। मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। अब आपको इतना थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि सल्फेट, मैंने अभी देखा है सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। किसकी होती है, -2। और मैंने बोला था कि किसी यौगिक में जो चार्ज होता है, किसी यौगिक के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा उस के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन परमाणु के ऑक्सीजन अवस्थाओं के योग के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो देख लो इसके ऊपर कितना 0 अब ये टूटेगा, तो टूटेगा कहाँ से, यहाँ से टूटेगा, तो ये टूट जाएगा ऐसे। तो देखो SO4 टूट गया, हमको पता SO टूटा है तो कितनी ऑक्सीजन लेकर निकला है, -2। अब -2 निकला है तो इसके ऊपर इसके खुद के आयन कितने होंगे, कॉपर के कितने होंगे, +2, ताकि +2 -2 से कितना आएगा 0। तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं, कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि इसके ऊपर हमको पता -2 होता है, तो जितना ये अगर निकलेगा तो उसी को ये इतना देकर निकलेगा। दूसरा तरीका आपको पता ही है सदाबहार वाला, ये वाला कॉपर को पता नहीं है सर, X मानते प्लस का प्लस, SO4 का कितना होता है, -2 होता है। ये लोग इसका SO4 कुछ मिला के एक ही है, तो ये अब आपको पता है इसके ऊपर टोटल वैलेंसी कितनी है, 0 है, तो 0 लगा दी। अब X का X अभी -2 जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो देखो इधर भी आपकी कॉपर की वैलेंसी कितनी आ रही है, सर कॉपर की जो OH संख्या कितनी आ रही है, +2 आ रही है, और ऐसे भी हमने कितने निकाली है, +2 निकाली है। तो एक शानदार तरीका है आपको वैलेंसी ज्ञात करने का। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको और मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे कि आपको आप बोल दिया जाए FeCl2, मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते बोर्ड करप्ट कर लेते उसके बाद पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल है FeCl2। अब आपको पता है इसमें हमको निकालें Fe के निकालें। एक आपके सामने एक और भी देता हूँ, इसका नाम है FeCl3, ठीक है ना। अब इसके ऑक्सीजन के दोनों की अलग अलग होगी, कैसे होगी देखो, हमको निकालें, इसमें भी F की निकालनी है, इसमें आपको फाइंड किसकी करनी है, इसमें आपको फाइंड करनी है F की फाइंड करनी है, इसमें आपको फाइंड करनी है F की। अब एक्चुअली देखो होगी क्या, अब हमको पता है F की फाइंड करनी है, तो इसको 2 तरीके मैंने बता दिए। एक तरीका कौन सा, ये वाला कि टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, देखो Cl कितने 2, तो ये Cl लेकर निकल जाएगा। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, देखिए इसके आयन कितने 2, इसलिए माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये माइनस का 2 निकला है तो उसके ये इसको ये देगा, Fe को देगा, ये +2 देगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको पता है सदाबहार वाला, इसका हमको मानना क्या मानना, X माना, प्लस Cl की कितनी होती है, -1 होती है, तो ये मैंने लिख ली -1, ये मैंने लिख ली -1। इसके कितने अणु परमाणु हैं, 2, तो ये 2 लिख ली। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो 0 लिख लिया। अब देखो X का X प्लस का प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो गया -2 बराबर 0 हो गया। इधर जाएगा तो X के ऊपर कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर भी आपकी बैलेंस OH संख्या कितनी आ रही है, +2 आ रही है, और यहाँ पर भी 8 होगी। ये एक तरीका है जिसमें आप चंद सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आप किसी ऑब्जेक्टिव का सवाल दे सकते हो। इसी के अंदर देखो इस Fe का, Fe के अंदर सेम ट्रिक तरीका ये, Cl Cl कितने 3 है, तो Cl 3 लेकर निकलेगा, तो ये देखो 3Cl-, एक Cl ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, तो 3 को बोलता है -3। अगर -3 लेकर निकला है तो Fe को +3 देकर जाएगा, ये जाएगा। तो Fe की OH संख्या कितनी होगी, +3 होगी। अपन इस वाले फंडे से करेंगे, चलो देखते हैं। Fe का फाइंड करना है तो Fe का X आ गया,
प्लस का प्लस, Cl का -1 होता है। एटम कितने 3, टोटल चार्ज कितना ऊपर 0, x का x 3 का मल्टीपल 1 से किया तो ये आ गया -3 = 0, इधर जाएगा तो ये +3 आएगा। देख लो भाई साहब मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका अंत करते हैं नामकरण। नाम क्या होगा, देखो इसका नाम है सर, इसमें Fe, इसमें भी FeCl2 है, इसमें FeCl3 है। फ़र्क दोनों में Cl का, इसमें Cl2 इसमें Cl3 है, लेकिन इसमें Fe का नाम सेम है। इसका नाम क्या होगा, अब आपको देखना है इसमें Fe की वैलेंसी कितने आई है 2 आई है, और इसमें Fe कितने आई 3 आई है, ठीक ना। तो जिसमें इसकी ऑक्सीजन क्या कम आई है उसके पीछे लगता है अस, क्या लगेगा अस, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड। और जिसके पीछे ऑक्सीजन क्या कम आती है उसकी ज़्यादा आती है उसके पीछे लगता है इक, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और देखते अपन। तो देखिए आपके सामने एक देख रहा हूँ मैं, ये SnO, ठीक है, और दूसरा आपको सामने दे रहा हूँ मैं SnO2। अब इसमें आपको अगर बोल दिया जाए कि इसके अंदर आपको इस धातु जो कि आपको दिख रहा है टिन, इसकी ऑक्सीजन की आपको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे। एक तो आपका वही तरीका ट्रिक वाला। अब आपको पता है इसमें O टूटेगा और Sn टूटेगा। O टूटेगा, O एक है तो इसको पता है इसकी वैलेंसी कितनी -2 होती है। अगर -2 लेके जाएगा तो इसका +2 दे के जाएगा। कितना इसमें 1 सेकंड में उसका आंसर आता है। अगर आपको इससे निकालना है तो वही, इसका मान लो आप x लो मान लिया, प्लस इसका कितना होना है -2 होता है, लो कर लिया। टोटल ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, तो ये आगे 0, x का x, अब ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर टीन की वैलेंसी कितनी आएगी, +2 आई, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसको अगर 1 तोड़ेंगे तो O टूटेगा और Sn टूटेगा 3, ठीक है ना। O के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, कितने हैं तो ये आगे 2 लगा दो, ताकि एक ऊपर -2 है तो 2 के ऊपर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अगर -4 लेके जा रहा है तो उसके +4 दे के जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसके ऊपर को निकालनी है तो अपन x मानेंगे, प्लस के प्लस O की कितनी होती है -2 होती है, कितने परमाणु 2, तो 2 आ गया, = इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना 0 है तो 0 को बराबर कर लेते हैं। x का x प्लस का प्लस, 2 को मल्टीप्लाई 2 से क्या आ गया 0 आ गया, ये कर लिया। x का x ये माइनस से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो इस देख ली इसके अंदर भी आपकी वैलेंसी कितनी है +4 आ रही है, और यहाँ पर भी कितनी आ रही है +4 आ रही है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपका नाम क्या है टिन ऑक्साइड, और इसमें आपका नाम क्या है, ये आपका है टिन ऑक्साइड है। तो इसको इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो टिन। आपको पता होगा कि धातु के बाद हमेशा उसकी ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं, तो इसकी संख्या कितनी आई 2 आई है, और ऑक्सीजन संख्या को हमेशा रोमन संख्या लिखते हैं। ये टिन सेकंड ऑक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा टिन, इसकी संख्या +4 आई है तो ये 4 ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका IUPAC नाम देखना है, तो IUPAC नाम के लिए होगा, इसका आपको पता है इसमें ऑक्सीजन क्या क्या कम है तो कम होगा, उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके पीछे लगता अस, और ज़्यादा होगा उसके पीछे लगेगा आपका इक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिनेनस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सिनेनस ऑक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा सिनेनस ऑक्साइड हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा पीछे इक जुड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा सिनेनिक ऑक्साइड, सिनेनिक ऑक्साइड, सिनेनिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ बाइनरी कंपाउंड मेटल है, तो उसकी अपन ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे और उसका नाम भी थोड़ा लिखेंगे, ताकि आपको थोड़ा नाम लिखने में भी क्या है थोड़ी हेल्प हो जाए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है Hg2O। अब इसकी ऑक्सीजन क्या, अगर आपको इसमें Hg की ऑक्सीजन संख्या आपको मरकरी की निकालनी है, तो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए आपको अगर Hg के निकालने के, जिसके निकालने अपन इसका x मानते हैं, Hg के आइटम कितने 2 है तो अपन ने 2x मान ली, ठीक है ना। अब O की कितनी होती है -2 होती है, तो ये अपने -2 कर लिया। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है 0 कर लिया, ये 0 आ गया, क्लियर। अब आपको बताएं 2x का 2x होगा, प्लस माइनस -2 हो गया, = 0 आ गया। अब इसका अगर निकालेंगे तो x, ये 2x का 2x, ये -2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब हमको x निकालना है तो x का इधर
और +2, तो ये 2 हो जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +1। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या? देखो मरकरी, और मरकरी की ऑक्सीजन क्या कितनी आई है? 1 आई है, और पीछे आपका ऑक्साइड है, तो इसकी ऑक्सीजन क्या आपके हो जाएगी? इसकी ऑक्सीजन क्या आपके ये नाम हो जाएगा मरकरी, रोमन संख्या में लिखनी है, और ये पीछे आपका हो जाएगा ऑक्साइड। दूसरा देखो, ये आपका HgO है, तो इसमें आपको अगर मरकरी की फाइंड करनी है तो देखो इसमें मरकरी आपका एक ही है, तो मैंने X लगा दिया, प्लस का प्लस, इसमें ऑक्सीजन क्या कितनी होती है? -2 होती है, -2, टोटल चार्ज कितना है? 0, तो ये मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, X का इधर, और ये -2 इधर जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा, तो X की वैलेंसी कितनी आएगी? +2 आ गई है। तो यहाँ पर मरकरी ऊपर चार्ज कितना हो गया? यहाँ पर मरकरी चार्ज हो जाएगा +2, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मरकरी। ये इसकी ऑक्सीजन क्या +2 आ गई, और पीछे आपका हो जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि पीछे ऑक्सीजन है। इजी नाम समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर CuF2 में देखो, CuF2 में क्या होगा? जैसे कि आपको अगर इसमें कॉपर निकालना है, किसका निकालना है? अगर आपको इसमें कॉपर जो कि धातु है, इसकी ऑक्सीजन का निकालनी है, तो कॉपर का मानेंगे हम X प्लस का, और F के ऊपर आपको पता हमेशा कितने और -1 होती है, तो ये लगा मैंने -1। F के कितने परमाणु? 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई लगा। टोटल चार्ज कितना है? 0, तो चलो मैंने 0 ला लिया। X का X प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस रखो, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो ये हो जाएगा -2, इधर आ जाएगा 0। अब ये X इधर है, अब इधर जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा आपका। तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया। ठीक है ना? तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कॉपर चार्ज। ऑक्सीजन का 2 आई है, तो 2 को रोमन लिख लो, और पीछे आपका कौन है? F है, तो अब इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। ठीक ना? अब इसकी निकालते हैं Cu2S की, तो इसको निकालने के लिए एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको हटा के यहाँ लग लेता हूँ, ताकि थोड़ा मिक्स नहीं हो जाएगा। X की आगे +2 आ गई थी अपनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Cu2S की निकाली, इसमें आपको कॉपर का निकालनी है, तो कॉपर की निकालनी है, तो कॉपर के मानेंगे हम X, लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर कॉपर कितने 2 दिख रहे, इसलिए इसके मानेंगे 2X प्लस S की कितनी होती है? S की होती है -2 होती है। टोटल चार्ज कितना ऊपर? 0 आ गया। ठीक है ना? तो 2X का 2X, और इसके ऊपर -2, और ये 0 आ गया। अब इसके ऊपर X की निकालनी वैल्यू, तो देखो ये -2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब मुझे X निकालना है, तो +2, और ये 2 आएगा इसके नीचे, तो कितना आ गया? +1 आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर। इसका नाम हो जाएगा कॉपर। ऑक्सीजन क्या आगे 1 आई है, तो 1, और पीछे कौन है? S है, तो इसका पीछे नाम आ जाएगा सल्फाइड। है ना मजेदार? अब देखो इसमें अगर आपको निकालना बोल दिया जाए क्रोमियम की, तो क्या होगी इसकी? देखो क्रोमियम की निकालनी है, जिसकी निकाल इसको आप X मानेंगे, कितने परमाणु? 2 है, तो 2X ले लेंगे, प्लस का प्लस, ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 होती है, कितने एटम में? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई इजिकल बराबर टोटल चार्ज कितना है? 0, तो 0 आ गया। 2X का 2X, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये -6 का इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे करता हूँ, 2X का 2X -6 इधर जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। अब मुझे X निकालना है, तो +6 में 2 जाएगा नीचे, तो ये आपका डिवाइड आ गया +3। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? +3 कितना आएंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमियम में है, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर क्रोमियम। ऑक्सीजन संख्या आपके आगे 3 आ गई है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3। पीछे कौन है? O है, तो ये आ गया लो ऑक्साइड। ठीक ना? नेक्स्ट आपका जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए PbO2, तो PbO2 में अगर आपको निकालना है, तो देखिए Pb की निकालनी है, तो इसकी निकालनी वापस वही तरीका, X प्लस का प्लस, O की -2 होती है, ये लो -2, इसकी एटम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, टोटल चल आपका 0 है। X का X 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया, तो ये माइनस के चला गया, इजिकल टू 0 इधर जाएगा, तो ये X की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो लेड के ऊपर चार्ज कितना है? +4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लेड वैलेंसी। सो ऑक्सीजन क्या आपके 4 है, और पीछे कौन है? O, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड।
इसके पीछे नाम आ जाएगा इसका ऑक्साइड। है ना कितना मजेदार। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कि आपका मेटल है तो उसकी ऑक्सीजन की अगर आपको फाइंड करनी है, ऑक्सीजन स्टेट अगर फाइंड करनी है तो इजीली से हम निकालते हैं। अब आपको मैं कुछ जो कि क्वांटिटेशन कंपाउंड होते हैं उसके संकुल यौगिक होते हैं उसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल या कुछ नमूने दे रहा था ताकि आपको थोड़ी और हेल्प हो जाए। चलो तो देखिए अब आपके सामने यहाँ पर कुछ मोस्ट संकुल यौगिक दे रखे हैं और इसके अंदर मैं आपको जो धातु आयन देख रहे हैं इसके अंदर मैं आपको उसकी ऑक्सीजन क्या निकालने का तरीका बताऊंगा। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना, इजीली से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम के अंदर निकालूंगा। आपने देखो इसमें आपको देखना, सबसे पहले आपको देखना है कि ये सब के सब कौन से यौगिक है। ये सब के सब आपके संकुल यौगिक है जिनको अपन कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, जिसमें आपको ध्यान रखना हमेशा दो तरह के आयन होते हैं। एक तो आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको तो अपन कहेंगे संकुल आयन, क्या कहेंगे, संकुल आयन। और ब्रैकेट को जो बाहर होता है इसको अपन कहते हैं प्रति आयन, क्या कहेंगे, प्रति आयन। ध्यान रखना लिगेंड के अंदर मिला और संकुल आयन जो दिख रहा है, संकुल आयन में आपको देखना है संकुल आयन जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है। इस ब्रैकेट में आपका जो सबसे आगे होगा उसको तो कहते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल, जिसको कहते हैं केंद्रीय धातु। और उसके सामने ब्रैकेट में जितने भी होते हैं उसको अपन कहते हैं लिगेंड, क्या कहते हैं, लिगेंड। तो सारे में ये क्या ये, जैसे कि इसमें आपको पता है सेंट्रल मेटल कौन हुआ, निकल हुआ, और CO इसका क्या हुआ, लिगेंड हुआ। लिगेंड किसको कहते हैं, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और धातु जो है बड़ा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से निकल और CO के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है उप सहसंयोजन बॉन्ड। इसी प्रकार इससे बनने वाले यौगिक को कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। चलिए तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इसमें हमको कोबाल्ट की निकालनी है। तो कोबाल्ट के निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एमीन, या आपको दिख रहा है एक्वा, Cl, इनकी ऑक्सीजन क्या हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑक्सीजन क्या कितनी होती है, 0 होती है। एक्वा की भी कितनी होती है, 0 होती है। और Cl की होती है -1 होती है। चलो अपन निकालते हैं। इसकी निकालनी है तो इसका अपन x मानेंगे, प्लस इसकी 0 होती है तो ये 0 लिख लिया। 4 आइटम है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस इसकी 0 होती है 0 लिख लिया। इसकी कितनी -1 होती है, -1 लिख लिया। इसकी होती है -2, देखो -2 कैसे हुई, इसकी -1 होगा, लेकिन एटम कितने, 2 है। और बराबर में लिख दिया इसके 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चलो कैलकुलेट करते हैं। x का x, 0 का 0, इसकी 0 0, -1 -2 इजिकल टू 0, कितना आया, x इजिकल टू आ जाएगा -3। अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x का +3। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट जो है इसकी OH संख्या कितनी आएगी, प्लस की है, बिल्कुल कम टाइम लगा है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि इसमें है जो सेंट्रल मेटल है वो कौन है, आपका जिंक। इसकी आपको निकालनी है तो इसके निकालने के लिए आपको OH की और आपको K की पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया K क्या है कि आपका वर्ग जो ग्रुप फर्स्ट है उसकी धातु, और ग्रुप फर्स्ट की हमेशा वैलेंस की +1 होती है तो उसकी कितनी गिनी जाएगी, +1। एटम कितने, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस। जिंक की ज्ञात करनी है, जिंक आ गया, प्लस OH की कितनी होती है, OH हाइड्रोक्साइड है, इसकी वैलेंस होती है -1। मैंने अभी आपको सारी की सारी जो एनाइन थे उसकी लिस्ट दे रखी थी। तो OH के ऊपर होते हैं -1 होती है, लेकिन इसके ऊपर एटम कितने, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो ये लिख लिया 0। अगर कोई चार्ज होगा तो आप यहाँ 100 करेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया प्लस x का x, 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अपन -4 है, ये प्लस का है तो -4 में से प्लस का गया तो कितना बच गया, -2 बच गया। अभी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक की वैलेंसी कितनी आ गई है, +2 आ गई है। जिंक की जो OH संख्या कितनी आ गई है, +2 आ गई है ना, शानदार ट्रिक। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको पता है एलन को निकालनी है, ऐसे तो हमको पता है, ऐसे तो हमको पता है कि एलन की OH जो संख्या होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। चलो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर वित्तीय आ रही नहीं आ रही है तो इसके लिए आपको K की जो पता है +1 होती है, OX, अब साला यहाँ रगड़ा आ गया। OH क्या चीज़ है, OX जो होता है, ध्यान रखना है, OH जो होता है, अगर आपने 12th के अंदर आपका OX पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। क्या नाम होता है, ऑक्जेलेटो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है OX का, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। OX को इसका फॉर्मूला होता है C2O4 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 होता है। और C2O4 को इसका कुछ स्ट्रक्चर मुश्किल से होता है, COO। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपके इस यहाँ का O और यहाँ का O, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को दान करें।
ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दान करे किसको दे रहे, इस एल्यूमिनियम को दे रहे, ध्यान रखना। तो ये आपका C2O4 का OH का एक एटम है। इस एक एटम में कितना चार्ज लगा हुआ है, -2। कितना लगा हुआ है, एक OH के ऊपर -2 है तो 3 के ऊपर हो जाएगा -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक OH के ऊपर अगर -2 है तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 × 3 -6, कितना हो जाएगा, -6। तो देखो चलो, तो हम प्रयास करेंगे इसका प्लस का 1 होता है, 3 एटम में मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस इसका अपन मानेंगे x ले लिया, x प्लस का प्लस। OX के ऊपर मैंने बोला है एक OX के ऊपर कितना होता है, -2, तो 3 के ऊपर ये देखो एक OX के ऊपर -2 है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाए, इजिकल टू टोटल चार्ज 0 है। चलो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का 3 आ गया, प्लस x आ गया 3 × -2 ये हो गया -6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये x -6 में से प्लस का क्या है तो ये आ जाएगा -3, बाहर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। इस प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +3 होता है। और वास्तव में हमको भी पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर OH संख्या जो कितनी होती है, प्लस की 3 ही होती है। ठीक है ना, इसमें आपको इसका ध्यान रखना। OH का मतलब क्या है, C2O4। चलिए यहाँ पर आइए नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर निकालना है कोबाल्ट का। किसे निकालना है, कोबाल्ट का। ध्यान रखना, कोबाल्ट के अंदर अगर आप C छोटा बनाते हो तो कोबाल्ट हो जाएगा, अगर C के सामने O बड़ा बनाए तो ये हो जाएगा कार्बोनिल। क्या हो जाएगा, कार्बोनिल। इसकी भी ऑक्सीजन क्या कहती है, 0 होती है। तो देखो यहाँ पर 0 किसकी आई है, एमीन की 0, एक्वा की 0 और कार्बोनिल की भी 0। ठीक है ना। चलिए तो इसकी निकालनी है तो अपन x ले लिया, प्लस Cl की -1 होती है तो ये लिए -1 लिख लिया, एटम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन इसकी कितनी होती है, इसकी भी आपके होती है 0। कितनी होती है, 0 होती है। ठीक ना। इसका नाम EN जो है, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन होता है। इसका जब फॉर्मूला होगा इसमें आपको देखना एथिलीन है तो कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH2 एथिलीन हो गया। एमीन कितने के रूप में, एमीन कितने, 2 बार है, तो एक एमीन इधर, एक एमीन इधर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो इसके ऊपर चार्ज कितना, 0 होता है, तो मैंने इसको प्लस का 0 लिख लूँगा, बराबर टोटल को वैलेंसी कितनी दिख रही है, प्लस, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का 1। ठीक है, x का x 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो -2 आ गया, 0 कुछ मतलब नहीं है, और ये प्लस का 1, x का इधर प्लस का 1 इधर, -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये वैलेंसी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की कितनी आ गई है, 3 आ गई है यहाँ पर भी। ठीक है ना, प्लस का 3। अब यहाँ पर देखो निकल की निकालनी है, इसके लिए आपको कार्बोनिक बताना चाहिए। मैंने अभी बताया था कार्बोनिक की वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो इसकी निकालनी है तो इसका x मान लिया, प्लस 0 है, इसका मल्टीप्लाई 4 से कर लो, टोटल को चार्ज नहीं है, इक्वल 0 लो, तो x 4 × 0 0 होता है। इसका मतलब x की वैलेंसी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर निकल की वैलेंसी कितनी निकल के आई है, 0। जी हाँ, वैलेंसी या मतलब OH स्टेट आपकी 0 भी हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्लेटिनम निकालना है, तो प्लेटिनम निकालने के लिए इसको x मानेंगे, प्लस m की कितनी होती है, 0 होती है, लो 0 लिख लो शॉर्टकट में, उससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। Cl की -1 होती है, ये लो -1 लिख लिया। NO2 की कितनी होती है, -1 होती है, ये लिख लिया, इजिकल टू टोटल के ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, 0 लिख लिया। x का x माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 2 हो गया। माइनस जुड़ गया तो आपका -2 हो गया, अभी इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार प्लेटिनम की OH संख्या कितनी आ गई है, +2 आ गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कोबाल्ट के अंदर, इसमें आपको कोबाल्ट की फाइंड करनी है, तो कोबाल्ट की फाइंड करने के लिए आपको एमीन के, कार्बोनेट की और Cl की पता होना चाहिए। तो कोबाल्ट की अपन x मानते हैं, एमीन की पता है 0 होती है, तो 0 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 0 आएगा, और CO3 की होती है -2, तो ये देखो प्लस का लिख लिया और -2 लिख लिया। Cl की कितनी होती है, -1 होती है, टोटल चार्ज कितना, 0 लगा दिया। x का x प्लस माइनस प्लस माइनस इजिकल टू 0, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आया, -3 आ गया। पक्षांश से करेंगे, एक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू प्लस का 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की OH संख्या कितनी आ गई, निकल के 3 आ गई है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कोबाल्ट की निकालते हैं यहाँ पर भी। अब ईएन, ये कौन है, ईएन मतलब कौन है, एथिलीन डायमीन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 0 होती है ना, तो 0 होती है, तो इसको माने x मान ली प्लस इसकी जो होती है ये लो 0, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टोटल को चार्ज कितना दिख रहा है प्लस का 3, तो मैं प्लस का 3 इधर रखता हूँ, प्लस का 3 मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ x, तो इसमें 3 2 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैलेंसी बच जाएगी प्लस का 3, ये बच जाएगी आपकी, ये वाली ही बच जाएगी। इस प्रकार कोबाल्ट की यहाँ पर OH संख्या कितनी आएगी, निकल के -3 आई है। अब यहाँ पर देखो Fe की निकालनी है, तो Fe के निकालने के लिए आपको K की पता होना चाहिए, पता है वर्ग 1 का एलिमेंट है, इसके लिए इसकी +1 होती है, और C2O4 जिसका नाम क्या था, ऑक्जेलेटो, और इस एक ऑक्जेलेटो के ऊपर, एक ऑक्जेलेटो के एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 होता है। अब यहाँ पर कितने 3 है, तो वहाँ पर -6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी +1 लो +1, एटम कितने 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस x मानना, ये लो मान लिया x, प्लस ये लो प्लस, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2, ये लो चार्ज, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से टोटल चार्ज कितना है 0, ये लो 0, 3 से किया 3 आ गया, प्लस का प्लस x का x, 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखना ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कर किया, तो x के बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। जब एक्शन करोगे तो क्या x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संकुल यौगिक की या उपसहयौगिक का आप सेंट्रल एटम की OH संख्या आप निकाल सकते हो, ठीक ना। अब इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आपको पता है मेरे बताने से नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने एक जरिया हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर प्रैक्टिस आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक ना। आप ये नहीं कहोगे सर आप तो इतने कम से निकालो, मैं तो 1-2 सेकंड निकाल दूंगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप बार बार बहुत सारे ऐसे कंपाउंड को लेकर इसके ऑक्सीजन निकालने का ट्राई करो, ताकि आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।